तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में फैसला सुनाएंगे। ईडी ने कल रात राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अपनी जमानत देते हुए अपने ऑर्डर में उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने अपने आदेश में ये कहा कि जो ईडी है वो पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप साबित नहीं कर पाए। विजय नायर के साथ उनके क्या संबंध है वो साबित नहीं हो पाए। जो पैसा आया 40 करोड़ का और बाकी 60 करोड़ कहा गया वो साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, खासतौर पे कि जो 60 करोड़ उनको ढूंढने हैं अभी तक ये नहीं बता पाए कि उनको वो ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। तो ये सब कहते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस याचिका को अब इस जमानत को ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि जो बेल मिली है इनको गलत तरीके से मिली है, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हमारे पास पुख्ता सबूत है। ये अरविंद केजरीवाल 2 केस में आरोपी है। एक केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी इसके अंदर बनाया गया है। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये दलील थी कि आप चाहे तो अंतिम ऑर्डर के ऊपर जब अपना अंतिम ऑर्डर दे तो उसके अंदर आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके जमानत याचिका के ऊपर जमानत के ऊपर स्टे नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन आज जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सारी दलीलों पर सुनवाई की और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना वो फैसला सुना सकते हैं, यानी कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, उस आदेश को रोक दिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अगले 2 से 3 दिन जेल के अंदर ही रहना होगा जब तक कि हाई कोर्ट अपना आदेश नहीं सुनाता। बिल्कुल, तो अगले 2 से 3 दिन अभी और जेल में रहना होगा। जिस तरह से असीम बता रहे थे कि 2 से 3 दिन के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाईकोर्ट जाने पर सुनीता केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल मोस्ट वांटेड हो। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। वहीं आपके सांसद संजय सिंह ने भी केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। अभी आई जस्ट ठीक है। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसके अपराध मुक्त होने का सबूत नहीं है। केजरीवाल अपराधी हैं। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर क्यों हो रही है सियासत? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
पानी की परेशानी को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकाल के लिए अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठने से पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के और भी नेता मौजूद थे। आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी की मांग की है। पानी की मांग पूरी नहीं होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। तो दिल्ली में सियासी झगड़ा और पानी का अनशन जारी है, लेकिन आज आखिर इंद्रदेव दिल्ली पर मेहरबान हुए। आज दोपहर में दिल्ली में बारिश हुई। दिल्ली के लोगों ने भयंकर गर्मी से राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी और तापमान सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था। चलिए अब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। आधुनिक होती लाइफस्टाइल के बीच यूपी के गोरखपुर के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जो व्हाट्सएप पर मैसेज पर आपके घर लगे पौधों को पानी दे सकता है। देखिए कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। पौधे के पास लगा ये डिवाइस दरअसल आने वाले कल की जरूरत साबित हो सकता है। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तौर पर इसे डेवलप किया है। सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट के जरिए यूजर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी इसे ऑपरेट कर सकता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट बनाया है, जो कि क्या करता है, आप कहीं पर भी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए अपने प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। कहीं पर भी हो, आपको बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आईटीएम या फिक्स नाम जो भी हो, उसको मैसेज करना है, वो पानी देना ऑटोमेटिक चालू कर देगा। इस डिवाइस की एक और खूबी है, इसके सेंसर के पास से यदि कोई गुजरता है तो वो पौधे की बोटेनिकल जानकारियां और उसके पानी की जरूरत को बता सकता है। कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां से जाएगा तो उसको उस पौधे का क्या नाम है, कौन सा पौधा है, ये उसको सुनाई पड़ेगा, जिससे उसका ध्यान जाएगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर पौधा है जिसमें पानी की आवश्यकता है। सोशल मीडिया वाटरिंग प्लांट महज 2000 रुपए की लागत से 12 दिन में तैयार हुआ है। पौधारोपण जैसे अभियानों के लिए ये डिवाइस जीवनदायी साबित हो सकता है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए अब आपको दिखाते हैं झलकियां 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 10वें इंटरनेशनल योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग अभ्यास किया। पहले ये कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहां मौजूद लोग पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में योग अभ्यास किया और लोगों से भी योग को जीवन में शामिल करने की अपील की। योग दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी योग कार्यक्रम में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में सैन्य कर्मियों के साथ ट्रेनिंग एरिया में योग किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली में योग किया। इसके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज योग अभ्यास किया।
10वें योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडो चाइना बॉर्डर के नाकुला एक्सस में योग अभ्यास किया। -4 डिग्री सेल्सियस में आईटीबीपी के जवानों ने योग अभ्यास किया। कई तरह के आसन करके लोगों को चुस्त और दुरुस्त रहने का संदेश दिया। वहीं भारतीय सेना ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख के सियाचिन में योग किया। भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस तरकश, आईएनएस तेज समेत जंगी जहाजों पर योग अभ्यास किया गया। इस दौरान भारतीय नौसेना अपने कर्मियों के साथ समग्र स्वास्थ्य में योग के महत्व पर जोर देती हुई दिखाई दी। तो योग आपके दिल के लिए भी काफी फायदेमंद है। ऐसे में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। आज शाम 5:57 पर योग दिल से जरूर जुड़िए इस स्पेशल प्रोग्राम में। चलिए अब आपको बताते हैं, वित्त मंत्री का बजट पर मंथन जारी हो गया है। इस कड़ी में आज निर्मला सीतारमण की बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री ने कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों और एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं क्या बड़े सुझाव एमएसएमई और कृषि सेक्टर के लिए वित्त मंत्री को मिले हैं? बिल्कुल, देखिए, जो सुबह कृषि संगठनों और खासतौर से जो कृषि इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें यही कहा गया कि जो कृषि का ग्रोथ रेट है इसको रिवाइव करने की जरूरत है। ग्रोथ रेट 1.5% के आसपास हो गया है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भारतीय किसान संघ है उसकी तरफ से कहा गया कि जो सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देती है इसमें रकम बढ़ाई जाने की जरूरत है। अभी 6,000 रुपए की रकम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया किसानों को जीएसटी देना पड़ता है, या तो जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए किसानों को, या फिर ये जीएसटी हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो एग्री सेक्टर में जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है उसके लिए जो एग्री बिजनेस स्कीम है उसके तहत जो 2010 से उसका रेट रिवाइज नहीं किया गया है उसको रिवाइज करने की जरूरत पर बल दिया किसान संगठनों ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसके तहत जो लोन अभी 10 लाख रुपए मिलता है उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाना चाहिए। तो इस तरह के जो सुझाव हैं कृषि क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी तरफ से आए हैं। और अभी जो बैठक चल रही है वो एमएसएमई सेक्टर के साथ चल रही है। एमएसएमई की भी खास डिमांड यही है कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करने वाला सेक्टर है उसमें पीएलआई स्कीम की जो मौजूदा अभी दायरा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। अभी 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम है। इसमें फुटवेयर, टेक्सटाइल और इसके अलावा टॉय, साइकिल, इन सभी सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो पेमेंट्स होती हैं पीएलआई स्कीम की उसको एनुअली न करके क्वार्टरली करने पर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एनुअल पेमेंट की वजह से जो एमएसएमई कारोबारी हैं उनके पास फंड की कभी क्रंच हो जाता है। लिहाजा अगर क्वार्टरली रहेगा तो उनके पास फंड की कमी नहीं रहेगी। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर वित्त मंत्री के सामने रखी जा सकती है एमएसएमई की तरफ से। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? देखिए, वैसे तो हर बार बजट से पहले ये अटकलें होती हैं, चर्चाएं चल रही होती हैं कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, देने पर विचार कर रही है। लेकिन इस बार जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलना लगभग तय है। और ये राहत इस तरीके से दी जाएगी ताकि मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहत किस तरह से दी जाएगी। तो दरअसल अब तक जो विचार हुआ है, चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय में, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि 20% और 30% के बीच का जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरीके से राहत दी जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे ही आपकी आमदनी 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। जैसे ही 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो अचानक से बढ़ोतरी हो जाती
जाती है वो कई लोगों को चुभता है। और इसमें वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास हैं और जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। ये सोच वित्त मंत्रालय के भीतर है और सभी इस पर सहमत है। तो एक तो ये रहा 20% और 30% के बीच में एक आपको राहत मिलती हुई दिखेगी नए टैक्स स्लैब के तौर पर या फिर टैक्स की दरों को कटौती करके। दूसरा कि इनकम टैक्स में छूट की जो मौजूदा सीमा है न्यू टैक्स रिजीम में उसको सरकार बढ़ा सकती है ताकि नेट टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा हो। और इसका असर आपको ये दिखेगा कि 20% से नीचे वाले जो स्लैब हैं 15%, 10%, वहां भी आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि मिडिल क्लास के लोगों को जिनकी आमदनी 15 लाख या 20 लाख रुपए तक है सालाना, उनको आपको एक बड़ी राहत बजट में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये सारी बात हुई आपको न्यू टैक्स रिजीम की। अब आप पूछेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा, तो दरअसल वहां पे वित्त मंत्रालय के भीतर अभी भी दो राय है। जो इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट है उनका मानना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अभी करीब 30% से ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं और वहां राहत देंगे तो वहां भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि अभी मूल मकसद जो है वो है आपको लोगों के हाथ में पैसा देना, खपत बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। लेकिन इनकम टैक्स विभाग या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तर्क से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही आकर्षक बनाया जाए। ये जो अंतर विरोध है उस पर अभी उसका कोई कह सकते हैं रास्ता नहीं निकला है या आम सहमति नहीं बनी आखिर क्या करना है। तो अभी सलाह मशविरा का दौर जारी है। मुझे लगता है कि बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले तक इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच भी बैठक होगी। लेकिन यह है कि राहत तो मिलेगी, और राहत मिलने के पीछे दरअसल असली वजह एक और है कि सरकार के पास पैसे की भी चिंता नहीं है, कंजम्पशन बढ़ाने का फोकस है, और 4 राज्यों विधानसभा चुनाव होना है, तो राजनीतिक वजह भी है। तो सारी वजह इस बात को ठोस संकेत दे रही है कि टैक्स पेयर्स इस बजट को अच्छे से इंतजार करें और उनको राहत मिलने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण जी बजट से जुड़ी इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब आपको बताते हैं ड्रोन से ग्रोसरी या फिर पिज्जा की डिलीवरी अब सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, बल्कि ये सच्चाई बन गई है। गुरुग्राम की सोसाइटी में ड्रोन से ग्रोसरी की डिलीवरी शुरू हो गई है, तो कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भी यहां पर पार्सल ड्रोन से देना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम की कई सोसाइटीज में आजकल ड्रोन खूब दिख रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन से अब ग्रोसरी से लेकर फूड और दवाइयाँ डिलीवर हो रही हैं। ड्रोन कंपनी स्काई एयर ने गुरुग्राम की कई सोसाइटी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुड़गांव जैसे शहर में हमने पिछले साल शुरुआत की कि किस तरीके से एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाए स्काईपॉड का, जो सोसाइटीज़ के अंदर जाके पैकेज डिलीवरी हो सके, चाहे वो ई कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो। इस पे हमने काफ़ी ट्रायल्स किए, POCs किए, रेगुलर फ्लाइट्स किए, ये देखने के लिए कि हर एक पैकेज में क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज 80 सोसाइटीज़ में हमारे स्काईपॉड लगे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रोन के क्षेत्र में और रोड नेटवर्क के लिए, दोनों के लिए किया जा रहा है। आज हम 3000 पैकेट डिलीवर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भी स्काई एयर के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए पार्सल डिलीवरी करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंपनी इससे अपने सेम डे डिलीवरी को मजबूत करना चाहती है। इससे पहले हैदराबाद में 2021 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो हिमाचल में पिछले साल ड्रोन से सेब की डिलीवरी की गई थी। लेकिन अब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन से हाउसिंग सोसाइटीज में डिलीवरी शुरू की गई है। स्काई एयर और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां इसको देश के दूसरे शहरों में भी ले जाना चाहती हैं। रोहन सिंह, गुरुग्राम। चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।